प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 12 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम को स्टडी किया था, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग अपने स्टडी को ओम के नियम से ही शुरू करेंगे और थोड़ा सा हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचेंगे और साथ ही साथ हम प्रतिरोधों पर चर्चा करेंगे। ओके, तो विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ओम्स लॉ किसी कंडक्टर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रवाहित होने वाली धारा, करंट और इस कंडक्टर पर या इस कंडक्टर के सिरों के बीच अप्लाइड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन बताता है और ये रिलेशन लीनियर होता है किसी कंडक्टर के लिए। ओके, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसको भी पोटेंशियल के बैटरी से जोड़ दिया गया है और इस कारण इस कंडक्टर में करंट प्रवाहित हो रहे हैं I। ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, भी प्रोपोर्शनल होगा I का। ओके, इसका मतलब है कि यदि आप इस कंडक्टर के सिरों के बीच जितना ही अधिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, करंट उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लो करेगा। अगर आप पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं और इसको R द्वारा सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो रूल हो, पूरा जो ये लॉ होगा, ओम्स लॉ होगा, वो हो जाएगा V बराबर R इंटू आई या I इंटू आर, वेयर R इक्वल टू ए कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ओके, पिछले क्लास में आप लोगों ने करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन देखा था जो माइक्रोस्कोपिक व्यू था ओम के नियम का। और उस माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमने ये देखा था कि R का जो मान हो रहा था वो हो रहा था ρL/A। तो किसी भी वायर का या किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब उसकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है और साथ ही वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। ओके, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका ओम, SI यूनिट होता है जिसको हम लिखते हैं ओम। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित कर सकता है। तो आप यहां पर इस फॉर्मूले में देखिए कि रेसिस्टेंस R प्रोपोर्शनल होता है L का और रेसिस्टेंस R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया A का। अब समझ लीजिए ये रेसिस्टेंस होता क्या है। चूंकि यहाँ पर तो हमने इसका मैथमेटिकल डेफिनेशंस दे दिया है, अगर आप इसके मैथमेटिकल डेफिनेशंस को लेते हैं तो R बराबर होगा V/I। ओके, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट। तो यूनिट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो अनुपात होता है ये आपको रेसिस्टेंस बताता है। ओके, अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, जैसे आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, आपके पास एक मटेरियल है और ये मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है और इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर आप एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहे हैं, क्या होगा, कोई करंट फॉलो नहीं करेगा। तो I इक्वल टू कितना होगा, 0, और इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा V/0 टेंड्स टू इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें करंट फॉलो नहीं कर रहा है, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तब भी, तो उस मटेरियल की जो का रेसिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट की ओर प्रवृत्त करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लार्ज होगा। इसका मतलब है कि करंट हमें, रेसिस्टेंस हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल, रेसिस्टेंस किसी मटेरियल का वह गुण है जो ये बताता है कि उस मटेरियल में करंट का फॉलो कितना बाधित हो रहा है, कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इसके मुश्किल, ये बताता है कि ये कितना मुश्किल है, रेसिस्टेंस बताता है किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में करंट का फ्लो कितना मुश्किल है। ओके विद्यार्थी, अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है, जैसे सुपर कंडक्टर आपके पास है, एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा वायर है जिसमें हम
बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए, अगर हम इसके सिरों के बीच कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसमें करंट फॉलो होना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा मटेरियल है नहीं, इस घटना को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और सुपर कंडक्टिविटी सुपर कूल टेम्परेचर पर होती है। तो अगर बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के किसी कंडक्टर में करंट प्रवाहित होनी शुरू हो जाए, तो उसका रेसिस्टेंस होगा R बराबर V बाई आई। V तो आपको जीरो ले होना है क्योंकि आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इस पर आपको करंट मिल रही है, इसका मतलब है कि R बराबर क्या होगा, जीरो। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए यदि किसी मटेरियल में करंट फॉलो होने लगे तो हम कहेंगे कि उस मटेरियल का रेसिस्टेंस जीरो हो गया है। जैसे सुपर कंडक्टर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए ही करंट जनरेट करते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको सुपर कूल टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर ऐसी घटना होती है। ओके, अगर आप रूम टेम्परेचर पर ऐसी घटना की खोज कर देते हैं तो आप सदी के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाएंगे, क्योंकि बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए आप करंट को फॉलो करा सकते हैं। ओके, तो ये इसका एक क्वांटम कारण है। कहा जाता है कि उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सुपर कूल टेम्परेचर पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होते हैं सब लाइन अप हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, एक नेट करंट फॉलो हो जाता है। ठीक है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस को मैंने थोड़ा समझा लिया। अब रेसिस्टेंस ज्योमेट्री पर किस प्रकार डिपेंड करता है, थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आपके पास लंबा वायर है तो इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो अधिक होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट फॉलो का विरोध। करंट फॉलो का विरोध होना रेसिस्टेंस का गुण कहा जाता है। अब देखिए, अगर लंबी तार है, अगर वायर लंबे हैं या कंडक्टर लंबा है या कंडक्टर की अधिक लंबाई है, तो इसके अंदर जो आयन है, फ्री आयन है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर उनको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना हो तो इनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कोलिजन करना पड़ेगा, क्योंकि वायर क्या है, लंबा है। और इस लंबे वायर के कारण क्या होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा लॉस करेगी, और इस कारण क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमें कम करंट मिलेगा। ठीक है, तो लेंथ ये क्लासिकली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर और वायर के दूसरे किनारों तक पहुँच ही जाता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन लेंथ पर ये प्रभाव डालता है। लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर आप इसको काट कर हाफ कर देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने का मतलब है कि इसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि आयन को अब फ्री फॉलो करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका ये देखिए, यहाँ से फॉलो अगर कोई आयन था और वो आयन यहाँ से यहाँ तक फॉलो कर सकता था बिना किसी कोलिजन के, लेकिन जैसे हमने इसके क्रॉस सेक्शन को आधा किया, अब ये यहाँ आकर ही क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, यहीं आकर टकरा जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, इसका मीन फ्री पाथ जो है वो क्या होगा, मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, उसकी जो टाइम पीरियड है, मीन फ्री टाइम है दो टक्करों के बीच, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दो टक्करों के बीच जब कम हो जाएगा आपका मीन फ्री टाइम, तो आप जानते हैं कि रेसिस्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है मीन फ्री टाइम के, तो इसका मतलब है रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल होता है L का, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A का। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको और समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक लंबा तार है, ओके, और इस तार का रेसिस्टेंस मैंने R0 मान लिया है। अगर आप इस तार को काट कर आधा कर देते, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, तो शुरू में अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी लंबाई L है और इसका रेसिस्टेंस R0 है, तो आप लिख सकते हैं कि R0 बराबर रो, जहाँ रो मटेरियल की रेसिस्टिविटी है, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, रो L बटा A है। अगर आप इसके लेंथ को काट कर आधा कर देते हैं, हाफ आपने कर दिया, तो ये लेंथ कितना हो गया, L/2। क्रॉस सेक्शन एरिया जस का तस है, रो जस का तस है, और इसका न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा R बराबर रो L के जगह पर कितना हो गया, L/2, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो जस का तस है A, तो ये हो जाएगा रो L/A इंटू 1/2, और रो L/A इक्वल टू R0 है, जो पहले वाला रेसिस्टेंस था जब वायर बड़ा था, R0 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप लेंथ को आधा कर देते हैं, छोटा करते हैं,
तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और वही यहाँ पर लिखा हुआ R प्रोपोर्शनल टू L। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि हम इसको दो भागों में काट देते हैं और काटने के बाद हम इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने ये फर्स्ट भाग लिया और ये सेकंड भाग है, फर्स्ट भाग को इस प्रकार रखा और सेकंड जो भाग है उसको इस प्रकार मैंने रख दिया। लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अब इस वायर का कितना हो गया, ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, क्योंकि दो वायर जुड़ गए हैं। तो अगर आप इसको अब बैटरी से कनेक्ट करते हो तब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा R रो, एरिया हो गया A इंटू ए और A 2a हो गया, और बटा में लेंथ इसका हो गया L/2। ओके, सॉरी R बराबर रो L/2 और एरिया इसका हो गया 2a, क्योंकि A और A प्लस 2a हो गया, बराबर हो गया रो L/4 इंटू A। रो L/A इक्वल टू R0 हो जाएगा और ये हो जाएगा R0/4। मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो अगर आप इस प्रकार से वायर को जोड़ते चले जाएंगे बहुत सारे वायर, तो इसका लेंथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ता चला जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा और लेंथ जब कम होगा तब भी रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो अब आप थोड़ा सा गौर करो, आप किसी वायर को ले लीजिए, जैसे मेरे पास यहाँ वायर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा एक वायर को ले रहा हूँ। आपने कभी भी किसी वायर को देखा होगा, किसी वायर कवर वायर को, जैसे आपको ये सीसीटीवी कैमरा वाला वायर दिख रहा है, मुझे लाना चाहिए था, मुझे याद नहीं आया। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा वाला वायर देख रहे हैं। इस वायर में क्या होता है, ऐसे वायर में बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, आपने देखा भी होगा उसको। तो थोड़ा सा चलिए हम देख लेते हैं इसको। ऐसे छोटे छोटे वायर इसमें होते हैं पतले पतले, जिसको मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये कवर वायर है और इस वायर में पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है। ये पतले पतले ऐसे वायर हैं बहुत सारे। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर इतनी इंजीनियर्स लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, वो इतने पतले पतले वायर को इसमें कवर के अंदर रखे हुए हैं, सैकड़ों वायर उसके अंदर पतले पतले होते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि एक मोटा ही वायर लगा देते हैं, जैसे इस प्रकार से ये कवर हो गया और इसके अंदर एक मोटा सा वायर है। वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये आसान पड़ता, कम कॉस्ट होता। लेकिन देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप पतले पतले वायर रखते हैं तो इसमें लेंथ तो जस का तस है, जितना इस एक लोइया वायर का है। एक लोइया मतलब कि केवल एक ही है, लेकिन इस पर ये छोटे छोटे जो पतले पतले वायर कर देने पर प्रत्येक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो जब जुड़ेगा तो इस मोटे उन सभी वायर को जब पिघलाकर एक मोटा सा वायर बनाएंगे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की अपेक्षा इन प्रत्येक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो ऐसे पतले पतले वायर हम यदि लगाते हैं तो इन सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया जोड़ने पर ये क्या होंगे, रिस्पेक्टिवली इन सभी को पिघलाकर एक वायर बनाने में जो क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ये उसी प्रकार से जैसे साबुन की बहुत सारे बूंदों को हम क्या करते हैं, आपस में मिले, साबुन की बहुत सारे बुलबुले को आपस में मिला लेते हैं, या पानी की बूंद को जब मिलाते हैं तो जो बड़ी बूंद होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उन सभी बूंदों के क्रॉस सेक्शन, उन सभी बूंदों के सरफेस एरिया की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर आप किसी बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपों में तोड़िएगा तो उन छोटे छोटे ड्रॉपों का कुल सरफेस एरिया उस बड़े ड्रॉप की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे नहीं रखकर इसको पतले पतले भागों में बांट देते हैं, पतले पतले तार के रूप में कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने के कारण वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका ये रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, और तो ये आपको ये दिखाया कि रेसिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करते हैं। रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आपके पास आप इस वायर के समूह में से एक पतला वाला वायर चुनिए, और इस पतले वाले वायर का रेसिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करेगा। ये पतला सा एक वायर है, अत्यंत पतला वायर, थिन वायर, पतला वायर है। अभी पतले वायर की लंबाई को यदि हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा। चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल क्या है, L है, और R प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर पतला वायर है तब क्या होगा। अगर आप पतले वायर को खींचकर लंबा करते हैं,
मान लीजिए उसकी लंबाई को आप दुगना कर रहे हैं, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ही से इतना कम है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में जो बदलाव होगा बहुत ही नगण्य होगा। ठीक है, बहुत ही। यह लटोर, आप लटोर खरीदे होंगे तो लटोर अगर इतना बड़ा सा है, अगर आप इसको और थोड़ा सा खींच देते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत कम बदलाव होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो कांस्टेंट हो। तो ऐसे प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल नहीं होता है एल का, बल्कि आप इस संबंध को देखिए, आर बराबर है रो एल बाई ए। अगर आप इस वायर को खींचकर लंबा करते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़े से कम होंगे, लेकिन इसकी लेंथ जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया की अपेक्षा अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसका टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करते हैं, रो एल गुने एल और बटा में ए इंटू एल कर देते हैं। ए इंटू एल क्या हो गया, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, एल हो गया लेंथ, चूंकि ये वायर है, बेलन की तरह है, सिलेंडर की तरह है, तो ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम। तो ये हो गया रो और ये हो गया एल स्क्वायर, अब बटा में कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखिए जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वायर को आप खींचो, उसको लंबा करो, उसको सिकुड़ाओ, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो R बराबर, ये R का मान हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं, R बराबर रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और रो कांस्टेंट होगा, तो R प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर। तो थिन वायर के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास वायर है केवल वायर तो R प्रोपोर्शनल एल होगा, अगर आपके पास थिन वायर है तो R प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। यदि आप लंबाई को दुगना कर रहे हैं, अत्यंत पतले तार की लंबाई को दुगना कर रहे हैं, तो उसका रेसिस्टेंस चौगुना हो जाएगा। ओके, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। लेकिन यह संबंध किसके लिए लागू होगा, केवल और केवल पतले वायर के लिए लागू होगा। कोई दिक्कत यहाँ तो, कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की और ओम के नियम को आपने देखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो आइए हम थोड़ा सा VI ग्राफ लेते हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। VI ग्राफ, Y एक्सिस पर आप पोटेंशियल डिफरेंस V को रखेंगे और X एक्सिस पर आप रख दीजिए करंट I को। ओके, कोई दिक्कत? और आप ओम के नियम को लिखिए, V बराबर I इंटू R। R क्या है, कांस्टेंट है। ये Y बराबर mx की जैसा है, Y बराबर m इंटू एक्स, मतलब C बराबर 0 है, Y बराबर mx है, इसका मतलब ग्राफ मूल बिंदु से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा, अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये स्लोप होगा, ये होगा tan थीटा, और स्लोप tan थीटा किसके बराबर होगा, ये m tan थीटा बताता है, स्लोप बताता है, और m की जगह पर यहाँ क्या है, r है। ये किसके बराबर होगा, रेसिस्टेंस R के बराबर होगा। तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप आपको क्या बताता है, रेसिस्टेंस बताता है। ओके, कोई दिक्कत? और आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, आपके पास कुछ वायर है, मैं इस वायर को थोड़ा सा, कुछ वायर के बारे में आप देखिए यहाँ पर VI। अब ये एक ग्राफ है, एक तार का ग्राफ ये है, एक तार का ग्राफ ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो तार है इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी और इस वायर की जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी, इसकी रेसिस्टेंस अधिक होगा। क्योंकि देखिए, हमने काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लेकिन हमको करंट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन इस वायर को देखिए, ये जो वायर है, इस पर थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर लार्ज करंट पैदा हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो वायर है, ये वायर 3, ये 2, ये 1, 3 वायर का जो रेसिस्टेंस है R3, वो कम है किससे, फर्स्ट वायर के रेसिस्टेंस से। और दूसरे वायर का रेसिस्टेंस जो है वो फर्स्ट की अपेक्षा आपको कम है, लेकिन थर्ड की अपेक्षा अधिक है। ओके, तो स्लोप से आप क्या समझ सकते हैं, किसी भी VI ग्राफ के स्लोप जो होता है वो आपको किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस बताता है। ओके, कोई दिक्कत? अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो VI ग्राफ होगा वो किधर झुका होगा, V एक्सिस की ओर, मतलब वर्टिकल एक्सिस की ओर झुका होगा। लार्ज वोल्टेज अप्लाई करने पर इसमें अल्प करंट प्रवाहित होते हैं। या फिर अगर ये एकदम कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, आइडियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है,
तो इसका मतलब है कि आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, करंट हमेशा कितना होगा, 0। और सुपर कंडक्टर के लिए क्या होगा, सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए करंट प्रवाहित होने से शुरू हो जाएगा। तो ये उसका ग्राफ होगा, ये हो गया सुपर कंडक्टर। ऐसा सुपर कंडक्टर इस ओम के नियम का पालन भी तो नहीं करते हैं ना। और ये है नॉन आइडियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी थोड़ा सा हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। ओके, काफी गर्मी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विद्यार्थी रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर के इफेक्ट को हमने देखा था कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता था। और वो क्यों करता था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स या आयन के ब्राउनियन मोशंस बढ़ जाते हैं और इसके कारण उनका मीन फ्री जो टाइम होता है वो घट जाता था। और मीन फ्री टाइम घट जाने से उनकी रेसिस्टिविटी भी क्या होती थी, वो बढ़ जाती थी और कंडक्टिविटी घट जाती थी। तो रेसिस्टिविटी रो प्रोपोर्शनल क्या था, टी था। और आप देख रहे थे कि इसका ये जो ग्राफ होता था, यहाँ आपने रेसिस्टिविटी रो लिया है और यहाँ टेम्परेचर टी लिया है। चूँकि मैंने ग्राफ को इस एक्सिस से मैंने काटा नहीं है, इसलिए नहीं काटा है क्योंकि जैसे ही ग्राफ सुपर कूल टेम्परेचर पहुँचता है वो एकाएक डिक्रीज कर जाता है और सुपर कंडक्टिविटी के बिहेवियर को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ को मैंने यहाँ से खींचा है, इस पॉइंट से, मतलब सुपर कूल टेम्परेचर पर हम नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए रेसिस्टिविटी रो जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी रो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टी का। और इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो फार्मूला होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखिए ये रेसिस्टिविटी में जो बदलाव होता है, मान लेते हैं हम टेम्परेचर को T0 से बढ़ाकर कितना कर दे रहे हैं, हमने टेम्परेचर को T0 से बढ़ाकर कर दिया T, तो हमारी रेसिस्टिविटी ρ0 से बढ़कर कितना हो गई है, रो हो गई है। रेसिस्टिविटी ρ0 से बढ़कर कितनी हो गई, रो हो गई। तो रेसिस्टिविटी में कितना बदलाव हुआ, ये हुआ डी रो। तो रेसिस्टिविटी में जो बदलाव हुआ डी रो वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T0 के। और साथ ही रेसिस्टिविटी में जो बदलाव होगा वो रेसिस्टिविटी के खुद प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते, इधर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो लिखते हैं डी रो बराबर आप प्रोपोर्शनल रो इंटू टी माइनस T0। ओके, रो नॉट क्योंकि इनिशियल जो आपका रेसिस्टिविटी है रो0 है। तो डी रो चेंज इन रेसिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी चेंज करेगा, और साथ ही जो रेसिस्टिविटी में परिवर्तन होगा वो उसके रेफरेंस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो डी रो प्रोपोर्शनल टू रो0 टी माइनस T0। डी रो को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रो माइनस रो0 बराबर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा, और ये रो0 टी माइनस T0 हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा रो0, ये उधर गया प्लस हो गया, कॉमन कर दो, 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस T0। और ये फार्मूला आपको हो गया किसकी, रेसिस्टिविटी के पर टेम्परेचर के इफेक्ट का। तो रेसिस्टिविटी रो बराबर रो0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। रो क्या है, रो जो है वो टेम्परेचर T पर रेसिस्टिविटी है और रो0 जो है वो टेम्परेचर T0 पर रेसिस्टिविटी है। तो आप इसको लिख सकते हैं रो एट टेम्परेचर T बराबर रो0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ओके, अब हमको टेम्परेचर का इफेक्ट कैलकुलेट करना है ऑन रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर के इफेक्ट को हमको कैलकुलेट करना है। तो कुछ करना नहीं है, ऊपर L से मल्टीप्लाई और नीचे और L से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड और क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो रो
एल बाई ए बराबर रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई एल एंड डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। कितना हो जाएगा? रो एल बाई ए बराबर आर एट टेम्परेचर टी बराबर आर नॉट। आर नॉट मतलब रिफरेंस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपने शुरुआत की। आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, आप उसको 20 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। जो रिफरेंस टेम्परेचर आप शुरुआत में लेते हैं, जिस शुरुआती टेम्परेचर पर आप रेसिस्टेंस लेते हैं, उसको आप रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं और इसको नॉट से सूचित किया जाता है। आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, अब अल्फा यहां बार बार अल्फा आ रहा है। अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट, और इसका जो ये अल्फा जो होता है इस कांस्टेंट, इसको कहा जाता है थर्मल रेसिस्टिविटी। थर्मल रेसिस्टिविटी इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? अगर आप यहाँ इस फार्मूले से इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो ये अल्फा बराबर डी रो बटा रो नॉट, और यहाँ हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। डी रो दोनों सेम यूनिट है, कैंसल आउट हो जाएगा। और ये टेम्परेचर है, इसका यूनिट होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति इसके डिग्री सेंटीग्रेड और प्रति या केल्विन, और ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। ओके, तो ये अल्फा का यूनिट हो गया। अब ये अल्फा बताता क्या है? अगर आप अल्फा का यहाँ सूत्र हमने लिखा है, अल्फा बराबर डी रो बटा में रो नॉट इंटू डेल्टा टी कर देते हैं इसको, या डी टी कर देते हैं, क्योंकि टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या हो गया। ये बता रहा है चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर। ओके, अगर आपके पास एक वायर है, ध्यान दीजिएगा इस डेफिनेशन को, और इस वायर की रेसिस्टिविटी रेफरेंस टेम्परेचर पर 1 यूनिट है। ओके, और इसके टेम्परेचर में जो डिफरेंस कर रहे हैं वो कितना है? 1 डिग्री सी है या 1 केल्विन है, मतलब यूनिट हमने इसके टेम्परेचर में चेंज किया है। तो इसका जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा, ये थर्मल रेसिस्टेंस हमें यह बताएगा कि यूनिट रेसिस्टिविटी के किसी कंडक्टर के टेम्परेचर में यूनिट बदलाव करने पर उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस में कितना बदलाव हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत? जैसे अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी मान लीजिए 100 यूनिट है, और आपने इसके टेम्परेचर में जो चेंज किया है वो किया है 20 यूनिट, और इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपकी जो रेसिस्टिविटी होती है उसमें परिवर्तन हुआ है 10 यूनिट, तो आप कह सकते हैं कि इसके अल्फा का मान है डी रो 10 रो नॉट, हमने 100 यूनिट लिया है, मतलब रेफरेंस हमारा रेसिस्टिविटी शुरू में 100 मल्टीप्लाई 20 10, और ये हो गया 1/200 इक्वल टू 0.5 गुने 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2। चूँकि इतना इससे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत कम होता है, तो ये एक तरीका है समझने का। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी अल्फा। ओके, कोई दिक्कत? तो अल्फा आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्फा का मान अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा और अल्फा का मान नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये दोनों क्या बताते हैं। ठीक है, मिटा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, मैंने वहाँ तो पढ़ा दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा होगा लेकिन थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, इफ अल्फा पॉजिटिव हो, अल्फा यदि पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो डी रो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रो नॉट तो पॉजिटिव होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो अल्फा पॉजिटिव तभी होगा जब डी रो पॉजिटिव हो, अर्थात रेसिस्टेंस इंक्रीज करे। तो इसका मतलब अल्फा यदि पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने
पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। ओके, और इफ अल्फा निगेटिव हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर के लिए ये होता है। ठीक है, और किसी कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के पर टेम्परेचर के इफेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इस पर और उन क्वेश्चंस को मॉड्यूल में दिया गया है, आप उसको बनाइएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट कुछ बच्चों का फ़ोन भी आया था और कह भी रहे थे कि वो प्रॉब्लम्स जो उन लोग बनाए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने उसमें दिए हैं और उस प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम्स को करा देते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।